हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हैकर की पाठशाला। जैसा कि हम लोग अपने 100 बुलेट शॉर्ट में 18 क्वेश्चन लगा चुके हैं। आपको पता है इस पूरी सीरीज में हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे डेरिवेशन हो या छोटे मोटे कोई भी क्वेश्चन हो। तो बोर्ड एग्जाम 2025 के इस 100 बुलेट शॉर्ट में हम लोग 18 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आगे के क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 18 के बाद के, यानी कि 19 क्वेश्चन। तो इस पूरे शॉर्ट में हम लोग 6 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस 6 क्वेश्चन के बाद हमारे शॉर्ट के 4 वीडियो हो जाएंगे कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है बच्चों? दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? भाई हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एम्पियर की परिभाषा। जब दो समांतर धारावाही चालक तार एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे जाते हैं तो एक फॉर्मूला आया था। तो क्या आता हमारे पास? मान लो दो तार हैं, ये हो गया तार 1, ये हो गया तार 2। पहले तार में अगर धारा I1 है, दूसरे तार में धारा अगर I2 है और दोनों एक दूसरे के समांतर r डिस्टेंस पे रखे हों तो इनके बीच लगने वाला जो बल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। यदि दोनों तारों में धारा सेम बह रही होगी तो क्या होगा? I1 I2 क्या कर देंगे? सेम कर देंगे, तो यहाँ I² आ जाता है। फिलहाल हमसे फार्मूला पूछा तो केवल फार्मूला लिख देंगे। आगे मात्रक क्या होता है इसका? न्यूटन। तो ये हो गया आंसर, तो नोट कर लीजिए। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ बता दें, इसकी डेरिवेशन साथ में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो आपका ये वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अपने 19वें नंबर क्वेश्चन पे। तो आगे हमारे 20वें नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र एवं मात्रक लिखें तथा चुंबकीय द्विध्रुव के 2 उदाहरण भी लिखें। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा और आपको ये भी पता होगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। धारावाही लूप या कुंडली के लिए कोई दूसरा फॉर्मूला है और दंड चुंबक या क्षण चुंबक के लिए कोई दूसरा है। तो यहां पर इन्होंने ये नहीं बताया कि किसका पूछ रहे, तो आपको जो भी याद है आप वो फॉर्मूला लिख दीजिए, ठीक है। वैसे हम यहां पर आपको दोनों बताएंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे यहां पर? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण किससे दिखाते हैं भाई? इसको दिखाते हैं हम लोग कैपिटल M से। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? M × 2L, ठीक है। जहां स्मॉल m क्या होता है यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये लगता है हमारा फॉर्मूला क्षण या दंड चुंबक के लिए, ठीक है। ये क्षण या दंड चुंबक के लिए फॉर्मूला लगता है, ठीक है। जहां पे आपको बताना होगा स्मॉल m क्या होता है, 2L क्या होता है। स्मॉल m क्या होता है भाई? ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता। तो यहां लिखेंगे ध्रुव प्रबलता। और 2L क्या होता है? इनके बीच की दूरी, यानी कि ध्रुवों के बीच की दूरी, ध्रुवों के बीच की दूरी हो गई। तो बस हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको ये वाला याद है तो ये वाला भी लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला आपको एक ही लिखना है, हम यहां पर आपको केवल बता रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो दूसरा फार्मूला क्या आएगा हमारा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। कैपिटल M बराबर ये होता है हमारा फॉर्मूला NIA, ठीक है। ये किसके लिए लगता है भाई? ये लगता है हमारा धारावाही कुंडली या लूप के लिए, धारावाही कुंडली या लूप के लिए। क्लियर? और यहां पर जो n होता है वो क्या होता है? फेरों की संख्या लूप में जो लगे होते हैं, I लूप में बहने वाली धारा, और A हो गया उस कुंडली का या लूप का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां लिखेंगे जहां n क्या है हमारे पास? कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, अगर 1 नंबर पूछता है तो सूत्र लिख के छोड़ेंगे नहीं, उसके बारे में बता देंगे कौन क्या है, ठीक है। थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर ऊपर। I क्या होगा हमारा? कुंडली में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा I होगा कुंडली, यहाँ पे A क्या हो जाएगा? कुंडली का
क्षेत्रफल। चलिए नोट कर लीजिए। उसके बाद यहां पे पूछा क्या है, पहले पूछा सूत्र या मात्रक, तो आप इनमें से कोई सूत्र आपको याद हो वो लिख दीजिए। बात आती है मात्रक पे, तो उसका मात्रक क्या होगा बच्चों? मात्रक, तो मात्रक चाहे ऊपर वाले से निकालिए नीचे हो, लेकिन ऊपर वाले में आपको पता होना चाहिए ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है, साथ में एक और लेंथ है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर आपको इससे नहीं पता तो यहाँ से निकाल सकते हो। फेरों की संख्या, नंबर्स का कोई नहीं बच्चा, क्या ए का क्या होता है हमारा एम्पियर, साथ में एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक हो गया, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक। अब कह रहा है चुंबकीय द्विध्रुव के दो उदाहरण लिखिए, तो उदाहरण आपके सामने दो फॉर्मूले, दो उदाहरण। पहला उदाहरण क्या लिखेंगे हम लोग? पहला उदाहरण हो गया हमारा दंड या छड़ चुंबक। दूसरा हमारा क्या हो गया हमारा धारावाही लूप या कुंडली, तो धारावाही कुंडली, ठीक है, नोट कर लीजिए, हो गया क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों। तो आगे अपने 21वें नंबर क्वेश्चन पे बच्चों क्या कह रहा है? 21वें नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र में हमारे दो बल लगते हैं। पहला होता है धारावाही चालक तार के कारण, अगर किसी भी तार में धारा आई बहेगी तो फोर्स एक लगता है F बराबर IBL। लेकिन अगर कोई भी ऐसा कण जो आवेशित है वो v वेग से क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है या घूम रहा है या गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होता है वो क्या होता है बच्चों? चुंबकीय बल Fm बराबर QVB साइन थीटा, ठीक है, ये पढ़ा होगा फॉर्मूला। ये आवेशित कण जब किसी वेग से चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा होता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल ये होता है। बाकी जहां Q क्या होता है, V क्या होता है और B हमारा क्या होता है भाई? Q क्या होता है? कण का आवेश, कण का आवेश यानी कि जिस आवेश के साथ है वो कण। उसके बाद ये क्या है? कण का वेग। ये क्या है हमारा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो लिख लिया। और थीटा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र के साथ वो जिस एंगल पे घूम रहा होता है, जिस एंगल पे या जो कोण बना के घूमता है वो थीटा यहां पर होता है। नोट कर लीजिए फॉर्मूला, और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भी डाल लीजिए एक एक नंबर के। भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो एक एक नंबर की तैयारी करते चलना है, इनको छोड़ना तो है नहीं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते अपने 22वें नंबर क्वेश्चन पे बच्चों। तो बच्चों आगे अपने 22वें नंबर क्वेश्चन पे, 22वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चुंबकीय याम्योत्तर से आप क्या समझते हो? तो हमारे एक पूरे लेक्चर में जहां पे हम लोगों ने मैग्नेटिज्म को पढ़ाया था, यानी कि चुंबकत्व, चुंबकीय आघूर्णों के बारे में पढ़ाया था, यानी कि पूरा लेक्चर है, वहां पर आप ये सब देख सकते हो, ये सब पढ़ाया हुआ डिटेल्स में, ठीक है। बाकी यहां पर हम लोग सीरीज में बात करें तो सीरीज में सीधे आंसर देते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर, याम्योत्तर क्या होता है? ध्यान रखेंगे, किसी भी चुंबकीय की बात करेगा तो चुंबकीय याम्योत्तर आएगा, अगर हम लोग भौगोलिक यानी पृथ्वी की बात करेगा तो वहां भौगोलिक। यहां पर आपको याम्योत्तर एक तल होता है, क्या होता है हमारा? तल होता है, जो कि ध्रुवों से ऊर्ध्वाधर निकलता है, ये ध्यान रखना। याद करने का सिंपल, अगर बाई चांस पेपर में वो घुमा दे, बोले कि भौगोलिक याम्योत्तर से आप क्या समझते हो, तो भौगोलिक में क्या होगा? पृथ्वी के जो ध्रुव होंगे, ठीक है, यानी कि भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण, ठीक है, इनके ध्रुवों से होकर जो ऊर्ध्वाधर तल जाएगा उसे भौगोलिक याम्योत्तर बोलेंगे। चुंबकीय याम्योत्तर क्या होगा? ये चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय ध्रुवों यानी नॉर्थ और साउथ पोल से होकर जाएंगे। तो क्या होता है? चुंबकीय यानी किसी भी चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल क्या कहलाता है? चुंबकीय याम्योत्तर, ठीक है। चलिए लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? किसी चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर तल क्या कहलाता है बच्चों? हमारा चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है, कहलाता है। नोट कर लीजिए, ठीक है।
तो क्या होता है, किसी चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों से होकर गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल, चुंबकीय याम्योत्तर। मान लो अगर यहाँ पे हमारे पास ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इन पोल से ही गुजरने वाला जो तल जाएगा, मान लो ऐसे जो ऊर्ध्वाधर तल जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, अब भौगोलिक के लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पर पृथ्वी की बात करेगा, तो पृथ्वी के जो भौगोलिक ध्रुव होंगे, भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण, उनसे होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल जो होगा उसे क्या बोलेंगे, भौगोलिक याम्योत्तर। नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो ये क्वेश्चन 2014 में भी आ चुका है और अभी लेटेस्ट पिछले बार 2024 में भी आया है। ठीक है, तो धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है। तो क्या होता है, जब किसी धारामापी को हम वोल्ट मीटर में बदलते हैं तो धारामापी की जो कुंडली होती है उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिससे ये वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। तो डायरेक्ट जो पूछ रहा केवल उतना लिखेंगे, बाकी डिटेल्स हमको नहीं देनी है। ठीक है, क्या लिखेंगे, तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो धारामापी होगी, धारामापी की कुंडली में क्या करते हैं, जो धारामापी की कुंडली होगी उसकी कुंडली में या कुंडली के श्रेणी क्रम में, कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं, उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ देते हैं। इसने केवल रीजन पूछा है तो हमको रीजन देना है, बाकी कुछ भी नहीं बताना है। पूछा धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते, तो सीधी बात, धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारामापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान का एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि हमारा रहेगा इस वीडियो लेक्चर का लास्ट। इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन जानेंगे आगे के लेक्चर में, यानी कि वीडियो नंबर 5 में। तो नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों आगे अपने 23वें नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, चुंबकीय प्रवृत्ति अथवा सुग्राहिता से आप क्या समझते हो, नर्म लोहे व स्टील में किसकी सुग्राहिता अधिक होती है। ठीक है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है बच्चों, चुंबकीय प्रवृत्ति या सुग्राहिता। ठीक है, क्या होता है, किसी चुंबकीय पदार्थ से उत्पन्न, किसी चुंबकीय पदार्थ से उत्पन्न चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि I तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र, यानी कि चुंबकन क्षेत्र H के अनुपात को क्या कहते हैं भाई, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, किसी चुंबकीय पदार्थ से उत्पन्न चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता I तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र H के अनुपात को क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। किससे दिखाते हैं भाई इसको, डिनोटेड बाय, इसको दिखाते हैं एक्सएम से, और जो फॉर्मूला होगा एक्सएम बराबर वो क्या होगा, I/H। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है, I का और H का मात्रक सेम होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और लास्ट इसमें क्या पूछा है, नर्म लोहे व स्टील में सबसे ज्यादा सुग्राहिता किसकी होती है, तो नर्म लोहे की सुग्राहिता स्टील से सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आंसर में लिख लेना,
नर्म लोहे की सुग्राह्यता स्टील से अधिक होती है। नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम लोग मिलेंगे अपने आखिरी नहीं बच्चों, अगले वीडियो में, ठीक है। अभी तो वीडियो बहुत सारे बाकी, क्वेश्चन काफी सारे बाकी है, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।